हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम जो मेरे दो प्रीवियस वीडियो मैंने डाले थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट स्ट्रेटजी एंड सेकंड वीडियो वाज अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। तो उस पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। अभी एक सवाल सबके मन में आना चाहिए कि चार्ट एनालिसिस सही में कोई काम का है क्या? चार्ट एनालिसिस सच में वर्क करता है क्या? जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ये ईएमए दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, या आरएसआई, या एडीएक्स, ये बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे मैं अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या सच में वर्क करती है? तो मेरा सबसे फर्स्ट थिंग कहने का ये रहेगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, उन्हें सबसे पहले एक चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेना ज़रूरी है कि यस, कोई भी स्टॉक चार्ट को ही फॉलो करता है। अभी चार्ट को फॉलो करता है मतलब क्या? चार्ट को फॉलो करता है मतलब टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है। तो क्या ये हमेशा होगा? नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपका टेक्निकल एनालिसिस जो आपने किया है वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा यानी क्या? फेल हो जाएगा यानी कभी कभी अपन क्या करते हैं कि जैसा ये एक रेंज बनाया हमने यहाँ पे कि इस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है और इस रेंज के नीचे नहीं आ पा रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पे नहीं, नीचे तो आया है पर इसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो इस रेंज के ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो हमारा अल्टीमेट एम रहेगा ये ट्रेड करने के लिए कि जिस दिन इस बॉक्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, हम उस दिन एक तो लॉन्ग एंट्री लेंगे, या फिर इस बॉक्स से नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिली तो हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक वेंट अप, और वही वेव वाला फॉर्मेट जो मैंने बताया था कि थोड़ा सा हल्का पुल बैक लिया, पुल बैक लेके बाद फिर से अपर जर्नी दिया और यहाँ पे नीचे आ गया। अब आप बोलोगे फिर से कि यहाँ पे तो नीचे आ गया, तो ऑब्वियस है जब स्टॉक कोई भी ऑल टाइम हाई जाता है तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स या फिर मैक्सिमम ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अभी व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग? प्रॉफिट बुकिंग यानी आपने खरीदा है स्टॉक 394 रुपीज 30 पैसा में एंड इट वेंट अप 487 रुपीज। तो आपको लग रहा है कि यार हाँ, एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न दे ही दिया होगा स्टॉक ने, आई गेस यस 20%। तो 20% आपको एक 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% का आरओआई आपको मिल गया है, तो आप एग्जिट कर लेंगे, दैट टू इन 1 मंथ एट 31 डेज में आपको दिखा रहा है 21.15%। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है कि इन्वेस्टर सोचता है कि यार चलो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हुई बात। अभी क्या होता है, कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस मैंने बोला कि फेल होता है। कैसे? कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, वो नीचे एक रिटेस्ट के लिए आता है, पर कभी कभी वो रेंज में वापस आता है और फिर फर्दर गिर जाता है। तो इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं, जब ऐसा होता है इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो अभी क्या देखना है हमें कि जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मूविंग एवरेज या फिर टेक्निकल एनालिसिस में हम जो चार्ट्स के लेवल्स यूज करते हैं टारगेट सेट करने के लिए, या फिर स्टॉप लॉस सेट करने के लिए, या फिर शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग जाने के लिए, ये सारी जो चीज़ें हम सेट करते हैं क्या वो वर्क करती है, ये देखना है। तो लेट्स सी कि हम क्या देखेंगे। हम जूम्ड आउट डेटा देखेंगे, कुछ हम जूम्ड आउट डेटा देखेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये वर्क करता है। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि पहले स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, राइट। मैंने इतना डेटा देख के एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद में मैंने देखा कि ठीक है, जब यहाँ से ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, और फिर अब यहाँ से भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, करेक्ट। अभी ये दो लाइन मैंने कितना डेटा देख के ड्रॉ करी है, ये इतना डेटा देख के मैंने ये दो लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस ये ड्रॉ की है, बराबर। अभी चलते हैं अपन प्रीवियस डेटा पे। ठीक है, प्रीवियस डेटा पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है।
क्या यहाँ पे भी वही चीज हो रही है? इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया था। कौन सा डे? 7 फरवरी 2020। ये कौन सा दिन है? 16 सितंबर 2020। फरवरी से सितंबर, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। तो क्या ये लेवल्स बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा कह सकते हैं हम, राइट? अभी इस चीज को, इस लेवल को क्या हम नाम दे सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट? हम अपन बोलते हैं ना जनरली कि अरे यार ये इतने में पूरा था यार, मैं इससे महंगे में नहीं खरीदूंगा। कोई भी चीज़ अपन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अपने को वर्थ पता रहता है उसका कि यार नहीं ये चीज़ ना इतने में पूरा आती है यार, इतने में देंगे तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं तो अपनी मम्मी के साथ मार्केट गए तो मम्मी भी बार्गेन करती है कि नहीं नहीं आप इतने में दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हम निकल रहे हैं। तो हम क्या इसे ये बोल सकते हैं कि ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का इंटरेस्ट है कि नहीं यार, मतलब हम इस रेट पे नहीं खरीदेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रेट में खरीदने में, हम नीचे भाव में खरीदेंगे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से गिरा, भाव नीचे आया, लोगों ने खरीद लिया थोड़ा सा, ठीक है, फिर और नीचे गिर गया यार, अभी क्या करें? फिर यहाँ पे भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी, लोगों ने फिर से खरीद लिया। फिर यहाँ पे भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी, लोगों ने फिर से खरीद लिया। अब लोग खरीद नहीं रही है, देखो यहाँ पे खरीदा, उसके बाद में क्या है, गिर रहा है, स्लाइड, फिर से खरीदारी हुई इस प्राइस पे, ठीक है, खरीद लिया लोगों ने, यहाँ से खरीद लिया। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स? अभी आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया के नीचे एक बार भी इसने क्लोजिंग दी है क्या? तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है? किस चीज में इंटरेस्ट है? कि खरीदने में इंटरेस्ट है लोगों का। ये प्राइस पे जब भी प्राइस आ रहा है, देखो यहाँ से एक मेजर फॉल आ रहा है, मेजर फॉल आने के बाद में, अच्छा फर्स्ट थिंग कि जो रेड कैंडल होती है उसका क्लोजिंग नीचे होता है बॉडी के, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होता है। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस ये है इस कैंडल की, और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है, ये है, ये है। तो मुझे बताइए, यहाँ तक के प्राइस आने के बाद में यहाँ से इतना ऊपर चले गया प्राइस, रिजेक्शन ले लिया, 163 पे था, 163 से उस दिन 179 चले गया, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया प्राइस ने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक लोअर प्राइस जो था यहाँ पे बाइंग आई, और उसके वजह से प्राइस डिमांड आई? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक डिमांड आई है, यहाँ पे एक डिमांड जनरेट हुई और प्राइस जो है वो ऊपर चले गया, बराबर। उसके बाद में फिर से प्राइस ने नीचे आने की कोशिश करी एंड फिर से प्राइस ऊपर चले गया। अब इस दिन प्राइस ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा सेलिंग आया, ऑब्वियसली सेलिंग आएगा। क्यों आएगा सेलिंग? क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार एक स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से इतना गिर चुका है, तो पैनिक सिचुएशन होता है, और पैनिक में रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मोस्टली बेच देता है। अगेन यहाँ से फिर से डिमांड 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 डिमांड, कैंडल्स रेड है, हमें बाइंग नहीं करना है। ये एक दिन का चार्ट आपके सामने ओपन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ ये इस लेवल का, ठीक है? तो कितनी कैंडल्स है? लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि 14 दिन तक के लोगों का इंटरेस्ट था। किस चीज में इंटरेस्ट था? कि हमने यहाँ पे खरीदना है, ठीक है। ये एक काफी अच्छा, हम कह सकते हैं कि डिमांड जोन बन गया लोगों के लिए कि हाँ यार यहाँ से प्राइस जो है ना वो नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ से प्राइस अगर नीचे नहीं जा रहा है तो क्या हमने यहाँ पे खरीदना चाहिए? यस, हमने खरीदना। और उसके बाद में क्या हो रहा है? गया प्राइस ऊपर, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, फिर से सेलिंग आ गई। जिस रेट में आपने खरीदा था उसके रेट के ऑलमोस्ट आसपास में आ गया। तो यहाँ पे भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाएंगे, पैनिक जो रहेंगे वो लोग एग्जिट कर जाएंगे कि यार नहीं नहीं और नीचे आ गया तो, हमने तो यहाँ खरीदा है, हमने तो यहाँ खरीदा है, तो और नीचे आ गया तो हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे 4-5 दिन पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4-5 दिन पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है।
कुछ लोगों का 205 रुपीज तक के गया। कितना कितना परसेंटेज वाइज कितना हो रहा है, सोचो आप कि आपको एक 4 डेज में अगर 15% का रिटर्न मिल रहा है और 15% का रिटर्न एक ही दिन में वाइप आउट हो रहा है, तो क्या आप पैनिक नहीं करोगे? यस यू विल ऑब्वियसली। फिर कुछ इन्वेस्टर्स रहेंगे कि ठीक है देखते हैं। पहली चीज कि आप अगर बाइंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खरीद रहे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना ये इस रेंज के नीचे रहना चाहिए। क्यों इस रेंज के नीचे रहना चाहिए? ये बहुत लॉजिकल चीज मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस रेंज के नीचे क्यों रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है यार, यहाँ से 14 डेज तक के स्टॉक ने डिमांड है इस लेवल पे, बहुत एक अच्छा डिमांड है और 14 डेज का डिमांड है। तो यहाँ से जब भी प्राइस आता है इस रेंज में, प्राइस ऊपर चले जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है आपका? 14% का। ठीक है, मतलब आप आपके कैपिटल का या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का 14% लूज करने के लिए रेडी है अगर प्राइस रिवर्स होता है तो। अब आप बोलेंगे कि यार नहीं, लॉस कैसे? तो यार देखो, स्टॉप लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बॉस। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। मतलब आप सोचो, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ, ठीक है, अब एक टेक्निकल एनालिस्ट क्या करेगा कि जब तक कि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है वो एग्जिट नहीं करेगा। तो क्या उसको उसका फायदा मिल रहा है उस चीज का? आपको लग रहा है क्या? क्या उसने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, एक ट्रेड खरीदा, आपने एक शेयर खरीदा, आपने 100 क्वांटिटी खरीद लिया, 100 क्वांटिटी खरीदने के बाद में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने बाद में कभी देखा भी नहीं, ठीक है, कि ठीक है स्टॉप लॉस आपने लगा दिया और आपका टारगेट प्राइस भी आपने एक सेट करके आपने सेल ऑर्डर भी लगा दिया पहले से ही। होता है, ऑप्शंस होते हैं, जीटीडी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपन, तो वो सारी बात की बात है। तो मुझे बताइए कि ये डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो बेफिक्र होके खरीद के बैठ गया, क्या उसको फायदा मिला? यस उसको फायदा मिला। देखो, क्या प्राइस एक भी बार इस स्टॉप लॉस पे हिट हुआ? नहीं, स्ट्रेट अप गया। तो आप बोलेंगे भाई फिर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या है? तो भाई अगर हिट नहीं हुआ है, पर अगर हो सकता है ना, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए प्राइस, बराबर। अगर जिस दिन प्राइस आपने यहाँ से खरीदा है और प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो आपको 24% का लॉस हो रहा है। आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे तो आपको 24,000 रुपये का लॉस हो रहा है, और आप यहाँ पे अगर कर रहे हो तो 14%, यानी 14,000 का, यानी आपने आपके 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर लिया अगर आपका प्राइस यहाँ पे आता है तो। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो अभी भाई टारगेट कैसे सेट करें? सबसे मेन इशू आता है टारगेट्स, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि यार क्या लेवल्स जो है वो काम की होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि मैंने एक लेवल निकाला, मुझे दिखा कि 14 दिन तक ये प्राइस यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट हुआ, या फिर यहाँ पे उसने डिमांड था, एक ये डिमांड जोन बन गया। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आते हैं अपन फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं प्राइस का। क्या प्राइस स्ट्रक्चर था? यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी थी, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी थी उन लोगों ने इस पॉइंट पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है। अभी प्रॉफिट बुकिंग यानी क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग यानी सेल करना, ठीक है। जिन्होंने बाय किया है वो सेल करेंगे, जिन्होंने शॉर्ट किया है वो बाय करेंगे, राइट। तो प्रॉफिट बुकिंग, अगर बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो लोग शेयर्स अपने सेल कर रहे हैं। सेल करना यानी क्या? मार्केट में शेयर्स का आना, मतलब मार्केट में शेयर्स का सप्लाई होना, बराबर है। तो क्या मैं इस लेवल को सप्लाई जोन कह सकता हूँ? ठीक है, तो क्या मैं इस लेवल को सप्लाई जोन कह सकता हूँ? यस, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सप्लाई जोन हो गया हमारे लिए। अब आप कहोगे कि यार ये सप्लाई जोन तो आपने यहाँ से देख के निकाला था, ठीक है। यस, मैंने यहाँ से देख के निकाला था। तो अपन थोड़ा सा और प्राइस में पीछे चले जाते हैं, और थोड़ा पीछे चले जाते हैं। क्या हो रहा है? देखिए, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आ रहा है। फर्स्ट प्रोजेक्शन इस प्राइस से लिया हमने, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स
उधर का डेटा देख के निकाली थी, जो इधर इस साइड का डेटा है, राइट साइड का, वहाँ पे अपन ने देखा भी नहीं था यहाँ पे कि क्या हो रहा है, राइट। तो मेरे को आपको ये दिखाना है कि क्या चार्ट फॉलो करता है कोई भी ग्राफ, मतलब स्टॉक। तो मोस्टली जिनमें वॉल्यूम अच्छे होते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनमें चार्ट फॉलो होता ही है। अभी आप अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे, 2 रुपए का स्टॉक, पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे, 2 रुपए का, 3 रुपए का स्टॉक्स, तो क्या उसमें आपको दिखेगा चार्ट पैटर्न फॉलो होते हुए? क्या देख लोगे आप? 10 पैसा, 20 पैसा। तो उनके स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है। सो मैंने आपको ये अभी एक ये प्रूफ हो गया आपके सामने कि हमने इस पीछे के डेटा को देखकर ये 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करी थी। यहाँ से आप फिर देख रहे हैं कि यार ठीक है, ये सेम पोजीशन, ये ऐसा ऐसा चल रहा है स्टॉक प्राइस, बराबर है। देखो फिर उसके बाद में नीचे ही है, उसके बाद में नीचे ही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कभी प्राइस वहाँ पे गया ही नहीं है, ठीक है। पर आपको प्रीवियस डेटा देख के, हमने फ्यूचर डेटा देखा, फ्यूचर डेटा देखने के बाद में हमको पता चल रहा है कि यानी प्रीवियसली भी ये काम करा है। तो क्या हम उस बेसिस पे बाइंग या फिर कोई पोजीशन लेने का सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ये था। तो फिर आप क्या करेंगे? टारगेट्स कैसे सेट करेंगे? तो ये वाले टारगेट्स हो जाएंगे आपके, ये कुछ टारगेट्स हो जाएंगे, ये मैं मार्क कर दिया प्रीवियस डेटा देख के। अभी हम जाएंगे आगे के डेटा में। तो समझ में आ गया आपको कि क्या सप्लाई जोन होता है, क्या डिमांड जोन होता है। अब और एक एग्जांपल दिख रहा है मुझे, मतलब ये स्क्रिप्टेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मुझे डेटा दिख रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हमें दिखा कि यार ये यहाँ पे इतना गिरा, उसके बाद में फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल। तो हम ये एक लेवल मार्क करेंगे सबसे पहले। तो ये लेवल मार्क कर लिया, तो हमें क्या दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर गया एक बार। तो ये पॉइंट क्या था? रेजिस्टेंस था, राइट? यस, रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से मतलब क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन था। तो यहाँ से प्राइस क्या होगा? रिवर्स आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सप्लाई होगा। किस चीज़ का सप्लाई? शेयर्स का सप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ से शेयर्स का जब सप्लाई होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें खरीदना है कि नहीं, हमें यहाँ पे नहीं खरीदना है। हमें इसके ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग देगा विद बुलिश कैंडल, तब हमने एंट्री लेनी है। तो हम यहाँ पे खरीदेंगे क्या? नहीं। क्या हम यहाँ खरीद लेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि रेड कैंडल है, वो भी इस लेवल के नीचे। दैट इज यहाँ पे भी सप्लाई चल रहा है, अच्छा खासा सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हुआ। तो यहाँ पे क्या हम अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं? यस, ऑब्वियसली यहाँ पे बना सकते हैं। तो सेम चीज़ आएगी फिर से। कौन सी चीज़ आएगी? योर एंट्री इज हियर। आपका स्टॉप लॉस मिनिमम यहाँ रहना चाहिए, पर चलो सेफर साइड आप यहाँ रख लो। तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? इसको अगर टारगेट रखते हैं सेकंड सप्लाई जोन को, तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? यस, हो रहा है। तो क्या मैं जो कह रहा था कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, तो क्या ज़रूरी है? यस। आपके सामने और एक एग्जांपल मुझे मिल गया देने के लिए कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो क्या प्राइस एक मेजर फॉल दे रहा है 16%, फिर भी आप होल्ड कर रहे हैं कि हाँ कभी ना कभी तो बढ़ेगा, चलो कर लो होल्ड, 30% लॉस। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गई बात चार्ट्स की, ठीक है, कि चार्ट्स में ये वर्क करता है। तो क्या होता है कि जैसे आज ये एक सप्लाई जोन है, तो जब प्राइस इसके ऊपर चली जाएगी तो क्या ये जोन डिमांड जोन बन जाएगा? बराबर है। जब एक सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस चली जाती है तो वो प्राइस फिर डिमांड जोन बन जाता है। तो यहाँ से प्राइस अब गया, ये डिमांड आई, फिर से यहाँ पे भी डिमांड आई, यहाँ पे भी डिमांड आई, यहाँ पे भी डिमांड आई, एंड देन इट वेंट अप टू दिस, ठीक। तो जब यहाँ पे गया तो इस दिन का डेटा, जब आपके पास में ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप के पास में ये डेटा मिल गया, जब रेड कैंडल बन रही है तो आप यहाँ पे एक ऐसा इसको ड्रॉ डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एक और सप्लाई एरिया बन गया आपके लिए, ठीक। अब जब प्राइस वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में वो नीचे आ रहा है मोस्टली, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम यहाँ से पोजीशन क्रिएट करेंगे आपकी इस डिमांड जोन से, इस
डिमांड जोन से जब आपकी पोजीशन आप क्रिएट करेंगे तो आपका मिनिमम टारगेट विल बी दिस, ये वाला सप्लाई जोन है, ठीक है। अब आप बॉटम अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये बॉटम है, आपको मिनिमम मिल रहा है 10% 17-18 डेज में या फिर और मंथ में, तो ये आप टारगेट ऐसा सेट करेंगे। तो क्या फिर से टेक्निकल एनालिसिस वर्क कर रहा है कि यहाँ पे आपने टारगेट सेट किया था, आपने यहाँ पे बेच दिया, अब आप कहोगे कि यार ठीक है मैंने यहाँ पे खरीदा था, मैं इतना बेच दिया 10.58%, यार ये 3% छूट गया। तो ठीक है दोस्त, अगर आप एग्जिट नहीं करते हो, आपने लालच किया इसके ऊपर भी, तो उसके बाद में अगर ऐसा हो रहा है तो जो प्रॉफिट्स आपने कमाए थे वो सारे चले जाएंगे, इसलिए टारगेट्स पे मोस्टली एग्जिट कर देना चाहिए। सो क्या आपको यहाँ पे इतना एक समझ में आ गया कि चार्ट ही फॉलो करता है मोस्टली स्टॉक, ठीक। तो यहाँ से अभी यहाँ पे अगर आपको एक दिख गया कि यार नहीं यार यहाँ से एक अच्छा डिमांड जोन था, दिखाया था एग्जांपल, ठीक। तो ये हो गया प्राइस एक्शन एनालिसिस, कि प्राइस का जो एक्शन है, ओवरऑल एक्शन जो हो रहा है, कुछ दिनों का डेटा कंपाइल करके हम एक डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कि यार नहीं 14-15 दिन से प्राइस एक ही लेवल पे है, तो ये एक डिमांड जोन है। प्राइस एक ही लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, सप्लाई आ रहा है वहाँ पे या फिर गिर रहा है वहाँ से, तो वो एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो ये ऐसे हम डिसाइड करते हैं। अभी 200 EMA लगा हुआ है, चलो इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि जब प्राइस 200 EMA के ऊपर रहेगा तो वो बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, जब प्राइस 200 EMA के नीचे रहेगा तो वो एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो क्या यहाँ पे एक प्राइस नीचे था EMA के? यस था। क्या EMA फॉलिंग था यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड है? नहीं। तो ये कौन सा ट्रेंड है फिर? तो ये है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज में ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है मोस्टली। ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है जब इसके रेंज के ऊपर जाएगा प्राइस तो हम बाइंग करेंगे, मिनिमम इस टारगेट तक के होल्ड करेंगे, जो कि नहीं जा रहा है तो मोस्टली होता है ऐसा कि नहीं जाएगा, हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो आपका एम रहेगा नेक्स्ट कि हाँ ठीक है एटलीस्ट मतलब जब यहाँ जाएगा फिर से इस लेवल पे आई विल सेल आउट माय स्टॉक्स या फिर स्टॉप लॉस। तो मोस्टली साइकोलॉजी ये रहनी चाहिए हमारी कि मैं एक तो टारगेट लूँगा या फिर स्टॉप लॉस। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार मैंने यहाँ पे खरीदा, ठीक है मैंने खरीदा, उसके बाद में प्रॉफिट में आया मैं, तो इतना तो प्रॉफिट बुक कर सकता था। तो क्या मेरा ये कहना है कि क्या आपको पता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे? इसलिए आपको एक तो एसएल को हिट आपके रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट देना है कि यार एसएल मैं ले लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, नो प्रॉब्लम, एसएल हिट होता है तो, या फिर टारगेट, बस ये दो चीज़ें रहती है। उसके बाद में हाँ हम बात करते हैं EMA की। तो मैंने इसके पहले वीडियो में भी बहुत बार बताया है कि 200 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है मूविंग एवरेज यूज़ करते वक्त वो ये कि मूविंग एवरेज राइजिंग या फिर मूविंग एवरेज फॉलिंग, शॉर्ट के केस में मूविंग एवरेज फॉलिंग और लॉन्ग के केस में मूविंग एवरेज राइजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। आप कहोगे कि यार जैसे मैंने कहा था कि 200 EMA के नीचे है प्राइस तो बेयरिश मार्केट रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, एंड अप साइड में है तो भाई अप ट्रेंड रहेगा। पर यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या मूविंग एवरेज फॉलिंग है? नहीं। क्या मूविंग एवरेज राइजिंग है? नहीं। आप बोलेंगे ये राइजिंग है, नहीं इसको राइजिंग नहीं कहेंगे सर, इसको राइजिंग नहीं कहेंगे। राइजिंग ये ऐसा होता है, राइजिंग कैसे होता है? एक सेकंड में आपको राइजिंग इसको कहेंगे। ओह शिट, सॉरी शायद यहाँ पे कलर का कुछ इशू है, तो ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एरो से बता देता हूँ।
मूविंग एवरेज राइजिंग कब कहेंगे कि ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, ऐसा ऐसा ऊपर 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 जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे राइजिंग मूविंग एवरेज। हम इसे राइजिंग मूविंग एवरेज नहीं कहेंगे, या फिर इसको हम फॉलिंग मूविंग एवरेज नहीं कहेंगे। तो क्या हम इसे फॉलिंग मूविंग एवरेज कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं। मूविंग एवरेज के अपन जब मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस दिखता रहता है। वो प्राइस एवरेज प्राइस होता है 301, ठीक है। यहाँ पे आ गए 299, 298, 297। तो डेली जो है मूविंग एवरेज का प्राइस जो है ना, वो डेली गिर रहा है, डेली गिरावट हो रही है, ठीक है, डेली गिरावट हो रही है। तो थोड़ा एक स्मॉल शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलेंगे यार ठीक है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। आप बोल रहे थे कि यार इसको राइजिंग नहीं कहेंगे, आप इसको फॉलिंग बोल रहे हो, राइट। तो भाई ट्रेडिंग इसको ऐसे ही करना है कि आपको रेंज बनानी है। क्या रेंज बनानी है? फर्स्ट रेंज आपको दिख रही है, फर्स्ट टाइम आपको ये रेंज दिखी, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करते, एक ये रेंज दिखी थी आपको जब आपके पास इतना डेटा था, इस डेट से लेकर इस डेट तक का। तो एक ये रेंज दिखी थी आपको की, और ये एक नीचे की ये रेंज दिखी। अब इसको एक्सटेंड कर लो, सिंपल, आप इसको एक्सटेंड कर लो। अभी आपका क्या काम रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इस रेंज के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको देखेंगे, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, हाँ प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी एक बेयरिश कैंडल के साथ में, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी थी। आप यहाँ से शॉर्ट चले जाओ अगर पॉसिबल है तो। फ्यूचर्स है में ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट जाना पॉसिबल है। तो यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे और ये फॉल आ रहा है, तो टारगेट कैसे सेट करेंगे? सेम चीज़ भाई, टारगेट ऐसे सेट करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल मिल गया आपको कि स्टॉक चार्ट को फॉलो करता है। देखो ये था डिमांड जोन, यहाँ तक का आप सेट कर लो टारगेट अपना। क्या आपको टारगेट मिल रहा है? यस मिल रहा है, बस यहाँ पे आप एग्जिट कर दो। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आप फिर से वही चीज़ में आ गए पोजीशन कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर ब्रेक इवन, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं क्या। अब यहाँ से ऐसा आपको दिखा एक थोड़ा मूविंग एवरेज है ना ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। तो जनरली क्या होता है कि जब मूविंग एवरेज राइजिंग होता है ना और उस पर अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम बाइंग करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है प्राइस, बराबर। अब जब रेजिस्टेंस से नीचे आया 200 मूविंग एवरेज पे, हमें क्या करना है? यहाँ पे बाय करना है। अब आप बोलेंगे भाई बाय तो किया, फिर स्टॉक तो फॉल हो गया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फॉल था, और ये फॉल आपको हर ग्राफ में दिखेगा, हर स्टॉक के ग्राफ में दिखेगा। क्यों? देखो आप 28 फेब 2020 कोविड आने का है, 2 मार्च 2020 अभी भी कोविड आने का है, 6 मार्च 9 मार्च 11 मार्च मार्केट गिरना शुरू हो गया, कोविड की न्यूज़ आ गई, 20 मार्च 24 मार्च लॉकडाउन लग गया इंडिया में, गिर गया मार्केट। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अब आप सोचो, क्या सोचेंगे कि ठीक है हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस के बाद में हमने यहाँ पे एंट्री करी, हमारा ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इस कैंडल के विक के नीचे। टारगेट क्या सेट करेंगे हम? हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो फर्स्ट पे हम आधा क्वांटिटी बेच देंगे, सिंपल। आपने 6.18% गवाया, आपका सपोज 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, तो 6% के हिसाब से कितना हुआ? 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया, ठीक है। और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, लोग अपना 50% कैपिटल लूज कर दिया, या फिर 50% इन्वेस्टमेंट लूज कर दिया। यानी 2 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख रुपए लॉस में चल रहे हैं। तो क्या स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है? यस। क्या चार्ट फॉलो करता है स्टॉक? अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हो रही है तो हाँ,
जो चार्ट है वो फॉलो करता है स्टॉक प्राइस, ठीक है। सो ये फॉल के बाद में आपको ये भी दिखेगा हमेशा। मैं आपको ओवरऑल मार्केट का जो इंडेक्स होता है उसका चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, उसको मे बी भी फॉल्स हुए है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो क्या अभी आपकी हिम्मत होगी इस लेवल पे कि आप एंट्री करें? नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। पर फिर भी आपको हिम्मत करके फिर से यहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8% का, ठीक है। आपका टारगेट ये रहेगा। फिर से रिस्क रिवार्ड अच्छा मिल रहा है यहाँ पे 26%, ठीक। अभी क्या हो रहा है, स्टॉक नीचे आया, ऊपर एक बार जाने की यहाँ से कोशिश की स्टॉक ने, नहीं जा पाया, नीचे आ गया, फिर से गया, फिर रीटेस्ट करने उसी लेवल पे आया और वहां से बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे जो फेजेस होते हैं एंट्री के वो सारे कंप्लीट हो गए कि गया, रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ पे भी एक रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया और वहाँ पे एग्जैक्टली उसी मूविंग एवरेज पे बुलिश कैंडल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट। तो बाइंग के लिए एक सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आप होल्ड करके बैठे हो टारगेट तक के। आपने सोच लिया कि मैं एक तो स्टॉप लॉस लूंगा भाई, मैं टारगेट लूंगा। इस बार क्या हो रहा है, 26% आपका प्रॉफिट होगी। लास्ट टाइम आपका लॉस कितना हुआ था, 6% का स्टॉप लॉस था आपका, तो आप नेट प्रॉफिट में है 20% के, ठीक है। उसके बाद में अब आपका कहना रहेगा कि यार ये तो हो गया, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास में 500 क्वांटिटी है, तो आप यहाँ से 250 क्वांटिटी आप बेच देंगे फर्स्ट टारगेट पे, ठीक है। अब पूरा क्वांटिटी यहाँ तक के नहीं होल्ड करना है। अब क्योंकि ये चार्ट बन चुका है, क्योंकि ये डेटा हमारे सामने है, तो आपके मन में आएगा कि नहीं यार ये तो चले गया ना यहाँ तक के ऊपर, थर्ड टारगेट तक के ऊपर चले गया। हाँ, पर ये जिस दिन होगा फॉल, क्या आपकी मेंटालिटी रहेगी होल्ड करने की? ठीक है, बने बनाए डेटा को एनालाइज करना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना आसान लगता है, पर जब हम यहाँ पे इतना ही डेटा रहता है और जब ये जब होता है तो बहुत डर लगता है कि भाई यार ने एग्जिट कर देना चाहिए, इतना अच्छा प्रॉफिट था मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे आप 250 क्वांटिटी बेच दीजिए, ठीक है, और बाकी बची हुई 250 होल्ड कर लो, ठीक है। अभी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब व्हाट इज ट्रेलिंग, कि आपको थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना, तो आपके बाइंग प्राइस पे यानी ब्रेक इवन पे ला लेना है अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पे ला लिया आपने, जहाँ पे आपने खरीदा था। क्या वजह, स्टॉप लॉस है ही नहीं, जीरो है, वो तो थोड़ा सा अभी दिख रहा है वैसा। ये एक स्टॉप लॉस हो गया आपका। यहाँ पे ट्रेल कर लिया आपने कि मैं अगर निकलूंगा इस बार तो मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा, ना कि मैं लॉस में निकलूंगा, राइट, ठीक है। अभी आपने ट्रेल किया, ट्रेल करने का क्या फायदा मिला आपको कि ये और एक बार अब चले गया, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पे आपकी बची हुई 250 क्वांटिटी बेच देना चाहिए? हाँ, दोनों ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप आपकी 250 क्वांटिटी बची हुई बेच दो, ठीक है, नहीं तो 250 में से आधा बेचो, ठीक है। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, एक तो पूरा 250 आप बेच दो, या फिर आप उस 250 में से भी आधा क्वांटिटी बेच दो। तो 250 में से आधा है ना, 125 क्वांटिटी फिर से सेल कर दो। अब फिर से सेल कर दिया। अब फिर से सेल करने के बाद में आपको फिर से एक चीज़ दिखी कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो आप क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे रख देंगे आप इस बार, थोड़ा सा आपके बाइंग प्राइस के ऊपर, मतलब आप ब्रेक इवन प्लस स्मॉल प्रॉफिट के साथ निकलेंगे अब अगर एग्जिट करना है तो, ठीक। यहाँ से फिर से प्राइस आता है यहाँ तक, आपका हिट नहीं हुआ टारगेट, फिर यहाँ जाता है। एक तो आप 125 क्वांटिटी आपकी बची हुई यहाँ पे पूरा बेच दो, या फिर आप इस टारगेट तक के वेट कर लो। तो यहाँ पे 125 पूरा बेच दो, नहीं तो फिर से वही प्रोसीजर कि 125 में से आधा फिर से बेच दिया, मतलब ऑलमोस्ट 62 शेयर्स आपने बेच दिए, ठीक। 62 शेयर्स भेज दिए, बाकी तो आप 60-70 शेयर्स का होल्ड आप ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं कि ठीक है, लॉन्ग टर्म 60-70 शेयर्स होल्ड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे होता है कि चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब ये प्रीवियस डेटा के भरोसे में अपन ने सारी चीज़ें निकाली, प्रीवियस डेटा के हिसाब से आपने एनालिसिस देखा कि यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से भी फिर से देखो आप क्या हो रहा है। वो तो अपन ने ये जो लाइन है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपन ने कौन सा डेटा देख के निकाली थी, इस डेटा को देख के निकाली थी। तो क्या ये यहाँ पर रिस्पेक्ट हो रहा है इस लाइन्स का?
बिल्कुल हो रहा है, देखो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स। यहाँ तक का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, हो रहा है आपका प्रॉफिट गेन, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकआउट मिला आपको, ब्रेकआउट मिलने के बाद में दिखा आपको कि ये सप्लाई डिमांड जोन है, डिमांड जोन से बुलिश कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल से आपने एक एंट्री ली और यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में नीचे आ गया। तो अभी अब हम यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ लेकिन वो तो नीचे आ गया, तो कैसे करें प्रॉफिट बुकिंग, तो हमको कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, सिंपली कि आपको एक छोटा ईएमए लगाना होता है या फिर छोटा मूविंग एवरेज लगाना होता है। छोटा मूविंग एवरेज यानी क्या, तो आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, इनपुट्स में जाना है और इसको 200 की जगह 50 कर लो, 50 को ओके करो। और यहाँ पे देखो इस मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोजिंग आ रहा है तो आपको ये करना है, तो ये हो गई बात एक मूविंग एवरेज के बारे में और एक स्टॉक के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टॉक देखते हैं, ब्लू स्टार। मैं रीज़न बताऊंगा आपको कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों चूज़ करे हैं। कुछ एक्साइटिंग है, लास्ट तक देखोगे तो। सो कोविड फॉल जो मैंने आपको बताया था कि हर स्टॉक में दिखेगा, राइट। लेट्स सी ये वही डेट्स है क्या, हाँ 3 मार्च 9 मार्च। तो ये सारे स्टॉक्स में, सारे निफ्टी का इंडेक्स में भी आपको दिखेगा इतना बड़ा फॉल है। उसके बाद में इतना बड़ा फॉल के बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गए थे, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एफआईआईज ने भी मौका उठाया, मौका दिखा उनको, उन्होंने बाइंग करी एंड आज यू कैन सी कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब इस हाई को भी तोड़ चुका है मार्केट आज के डेट में। मतलब जिन्होंने इस बेस पे सप्लाई डिमांड जोन सोच के यहाँ से बाइंग करी होंगी, उन्होंने, कुछ लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, कुछ लोग होल्ड करके बैठे होंगे क्योंकि जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, राइट। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो देखिए आप, तो ये अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा फॉल भी और इतना बड़ा ग्रोथ भी जो यहाँ से पोजीशन बना रहे हैं। एंड देन दे आर होल्डिंग 97% पैसा बन गया, यानी 1 लाख रुपये का डाला और 1 लाख रुपये का प्रॉफिट 1 साल के अंदर। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो फिर से वही चीज़ करते हैं फिर से एक बार, ठीक है। क्या करते हैं कि करंट डेटा देखते हैं पूरा। करंट डेटा में क्या दिख रहा है कि ये दिख रहा है सप्लाई हो रहा है यहाँ से। करंट डेटा में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। करंट डेटा में क्या दिख रहा है हमें, करंट डेटा में यहाँ पे हमें डिमांड दिख रहा है, ठीक है। मैंने इतना ग्राफ देख के ये लेवल्स 3 मार्क किए। तो देखते हैं प्रीवियसली क्या हो रहा है। क्या यहाँ से एक बार ये डिमांड जोन था, ठीक है। तो मैंने बताया था लास्टली कि भाई जो पहले डिमांड जोन था वो बाद में सप्लाई जोन बन जाएगा, जो पहले सप्लाई जोन था वो बाद में डिमांड जोन बन जाएगा। तो पहले ये डिमांड जोन अभी था, तो ये डिमांड के नीचे जब प्राइस है तो ये सप्लाई जोन है, राइट। सो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। क्या यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सप्लाई आया, यस, यहाँ से सप्लाई एंड प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर से सप्लाई आया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिमांड था, डिमांड होने के बाद में सप्लाई आया एंड देन प्राइस में फॉल आया, ठीक है। यहाँ तक टारगेट तक के गया ही नहीं। यहाँ पे भी देखो हो रहा है रिस्पेक्ट। ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, क्योंकि ये अभी का हाई है, ये करंट डेट का हाई है, ठीक है। ये अपन ने करंट डेट से ये किया है। तो जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त करंट डेट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे प्रीवियस डेट या फिर पास्ट डेटा, क्योंकि पास्ट डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो हम ये वाला रेंज बनाएंगे, जब हमारे पास पास्ट डेटा से हम एनालिसिस कर रहे हैं ये रेंज बनाएंगे हम, और इस रेंज के अबव जब क्लोजिंग मिलती है हमें तो हम एंट्री करेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये 2 स्टॉक सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या था कि मैंने वीडियो बनाने के लिए 2 स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट करे। तो कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 EMA डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट EMA है, तो हम ब्लू स्टार में आते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम ओपन है एंड 200 EMA में ऑन कर रहा हूँ। तो क्या आपको दिख रहा है कि 200 EMA के ऊपर प्राइस जब है तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर चले जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर चले जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या ब्लू स्टार का स्टॉक 200 EMA को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर है तो अप ट्रेंड है, राइट। देखो आप खुद देख सकते हो कि यार कितना अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है 200 EMA, बराबर है। इसके नीचे तो डाउन ट्रेंड, अपर है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड, अप है तो अप ट्रेंड। अभी
मुझे इसमें ना एक चीज दिखी थी आज। कौन सी चीज? चीज ये थी कि ये 200 EMA में फिर से आया है, यानी ये फिर से डिमांड जोन में आया है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ब्लू स्टार में कि हम यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। बुलिश कैंडल भी बन चुकी है, 2 बुलिश कैंडल बन चुकी है। चार्ट पैटर्न्स जो रहते हैं उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एक ये चार्ट पैटर्न होते हैं काफ़ी, मतलब आपको क्या करना है, मैंने इसके पहले बताया हुआ था कि भाई कैसे ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस और कैसे सपोर्ट। तो सिंपल चीज़ है कि भाई मैं जो बताया था, टॉप्स को कनेक्ट करो, 2 टॉप्स को कनेक्ट करना है। तो 2 टॉप्स आपके लिए फर्स्ट एंड दिस सेकंड, ठीक है, ये हो गया टॉप, इसको कनेक्ट करो, इसके बेसिस पे ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। फिर बॉटम्स को कनेक्ट करना है। कौन से बॉटम्स? एक तो आप ये बॉटम कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से ये ऐसा, तो ये आपको शॉर्ट एंट्री दे रहा है फिलहाल। या फिर आप फॉल छोड़ो, आप एक ये डिमांड जोन को कनेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे दोनों चीज़ें कैसे करें? तो हर ट्रेडर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर ट्रेडर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से वो करता है। मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और है, कई तीसरे बंदे के हिसाब से कुछ और है, चौथे के हिसाब से कोई और चीज़ रहे। तो मुझे ये 2 चीज़ें दिखी बहुत बेनिफिशियल, 2 चीज़ें दिखी कि 200 EMA पे स्टॉक आया है, 200 EMA से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद में बुलिश कैंडल भी बनी है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम टारगेट इसका ये रहेगा, अगर यहाँ से ये क्लोजिंग देता है तो, यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, उसके पहले आप यहाँ से बाइंग करके मिनिमम इतना टारगेट सेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर इसकी कोई गारंटी मैं दूंगा नहीं, और ये कोई गारंटीड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पास डेटा का एनालिसिस करके आपको टारगेट सेट कर रहा हूँ। और मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई इसके पहले भी मैंने बताया कि 14-15 दिन का अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है, डिमांड जोन है, वहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो भाई ठीक है, आप बाइंग कर सकते हो। तो 2 फरवरी 2021 से लेके आज फिर से यहाँ पे एक बार 17 मई 2021 उसके बाद में कांस्टेंट सपोर्ट ले रहा है स्टॉक प्राइस। यहाँ से ऊपर गया, इस ट्रेंड को फॉलो किया, इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यहाँ से आज फिर से 200 EMA पे एग्जैक्टली वहीं पे आके बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद में फिर से बुलिश कैंडल बनी, एंड देन मिनिमम हम यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड देन इसके अबव अगर क्लोजिंग होती है तो क्या होगा, तो यहाँ से एक छोटा सा ऐसा क्लोजिंग होगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद में प्राइस अगर रिटेस्ट करता है यहीं से बाउंस बैक कर जाता है, तो आप ये वाला एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया ब्लू स्टार के बारे में, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं है स्टॉक, तो आपको कैश सेगमेंट में ही बाइंग करनी पड़ेगी। एंड KEC में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने नोटिस करी थी, इसलिए मैंने ये स्टॉक लिया था कि सेम इसमें भी हम पूरा डेटा डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद में EMA भी डिलीट कर देंगे, EMA डिलीट करने के बाद में फिर से वही चीज़ करेंगे कि भाई टॉप्स को कनेक्ट करो, टॉप्स कौन से ये है, ठीक है, बॉटम्स को कनेक्ट करो, बॉटम्स कौन से भाई, ये बॉटम्स दिख रहा है मुझे, तो ये एक चार्ट पैटर्न है, इसको भी चार्ट एक चार्ट पैटर्न ही होता है। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से 200 EMA मैं फिर से लगाना चाहूँगा। 200 EMA पे फिर से स्टॉक ने, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एक डिमांड जोन बन गया था। आप अगर देखेंगे तो ये एक डिमांड था। क्यों डिमांड था भाई, क्यों डिमांड था? डिमांड जोन क्यों था ये कि यहाँ से पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद में यहाँ से ये सपोर्ट लेके, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई एंड देन स्टॉक वेंट अप, ठीक है। तो मैं इसको एक डिमांड जोन कंसिडर करूँगा। डिमांड जोन कंसिडर करके मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये फिर से इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये 200 EMA से भी ऊपर जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मिनिमम हम यहाँ पे भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ये एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने इसीलिए सेलेक्ट करे थे। सो ये है सब कुछ जो भी है, आगे भी कंटेंट आते रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है तो देखिए फुर्सत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।